वेलकम टू बिहार मैटर्स। विद्यार्थियों, मैं आपकी होस्ट और सीनियर फैकल्टी हूँ। जी, और सभी विद्यार्थियों का इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज के इस बीपीएससी करंट अफेयर्स मास्टर क्लास के लेक्चर 4 में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा आज का विषय है बिहार सोशल जस्टिस एंड रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, यानी बिहार सामाजिक न्याय और आरक्षण सुधार। सही कहा। देखिए, आगामी बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स, विशेष रूप से बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये विषय अत्यधिक प्रासंगिक है। स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि ये डेटा और अवधारणाएं आपके चयन का आधार बन सकती हैं। जी, और आज के इस विशेष लेक्चर में हमारा मुख्य उद्देश्य केवल आधिकारिक डेटा यानी ऑफिशियल डेटा और बीपीएससी 2026 के दृष्टिकोण से उसका गहन विश्लेषण प्रस्तुत करना है। बिल्कुल, हम किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहेंगे। एक प्रशासक के रूप में विद्यार्थियों आपको ये समझना होगा कि नीतियां भावनाओं पर नहीं बल्कि साक्ष्यों पर बनती हैं। सत्य है। आज हम उसी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के सबसे बड़े उदाहरण बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2023 और उसके नीतिगत प्रभावों का अकादमिक परीक्षण करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम आधिकारिक सामाजिक संरचना यानी ऑफिशियल सोशल कॉम्पोजिशन के आंकड़ों से करते हैं। विद्यार्थियों, आपको इन आंकड़ों को अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंठस्थ करना होगा। जी, 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की जनसांख्यिकी को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस डेटा के अनुसार सबसे बड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी है, जो कुल आबादी का 36.01% है। सही। और इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी आते हैं, जिनकी आबादी 27.12% है। और अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी की बात करें तो वे 19.65% है। जी, साथ ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी 1.68% है और जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग 15.52% है। देखिए, इस डेटा सेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर मैं छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो है ईबीसी का राज्य में सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग होना। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये सीधा प्रश्न बन सकता है। लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है ना? जी, 36.01% की आबादी का सीधा अर्थ है कि बिहार के सोशल जस्टिस मॉडल की धुरी यही वर्ग है। स्पष्ट है। जब तक आप जनसांख्यिकी के इस सबसे बड़े हिस्से को मुख्यधारा में नहीं लाते, तब तक कोई भी विकास योजना सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये डेटा स्पष्ट करता है कि नीतियां अब अनुमान आधारित नहीं हो सकती। जी, उन्हें सीधे तौर पर इस सामाजिक संरचना के अनुपात में लक्षित करना होगा। तो इस विश्लेषणात्मक बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हमें बिहार के सामाजिक न्याय ढांचे यानी सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क के मुख्य स्तंभों को समझना होगा। ये ढांचा बहुआयामी है। इसमें पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और जेंडर जस्टिस शामिल है। सही काम। और छात्रों, बीपीएससी के लिए इस वर्ष का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि इस जाति सर्वेक्षण के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण संरचना में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं। जी, नीतिगत दृष्टिकोण से ये संशोधन एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। नई व्यवस्था के तहत अब कुल आरक्षण यानी टोटल रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। विद्यार्थियों, कृपया अपनी नोटबुक्स में इस नए रिजर्वेशन ब्रेकअप को अनिवार्य रूप से दर्ज करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ईबीसी को 25% और ओबीसी को 18% आरक्षण दिया गया है। जी, और एससी को 20%, एसटी को 2% दिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया है। और विमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3% का अलग प्रावधान रखा गया है। सही। ये 75% का आंकड़ा अब राज्य की प्रशासनिक और शैक्षिक व्यवस्था की नई वास्तविकता है। हालांकि जब हम एक अकादमिक मंच पर 75% आरक्षण की बात करते हैं, तो एक प्रशासक के रूप में हमें इसके संवैधानिक पहलू का भी समालोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही
महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न है। जी, विद्यार्थियों को यहाँ ये विचार करना चाहिए कि क्या ये विस्तार इंदिरा सावनी जजमेंट द्वारा स्थापित 50% की पारंपरिक सीमा यानी ट्रेडिशनल 50% सीलिंग का सीधा उल्लंघन नहीं है। ये वास्तव में बीपीएससी मेंस के लिए एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न है। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के आलोक में इस सीमा को पार करने के संवैधानिक निहितार्थ क्या हैं? देखिए, छात्रों को सोशल जस्टिस वर्सेस मेरिट की इस बहस को बहुत निष्पक्ष रूप से समझना होगा। जी। जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि बिहार सरकार ने इस 75% की वृद्धि को किसी मनमाने तरीके से लागू नहीं किया है। सही कहा। बल्कि इसे एम्पेरिकल कास्ट सर्वे डेटा और सोशल बैकवर्डनेस इंडिकेटर्स के आधार पर संवैधानिक रूप से उचित ठहराया है। इंदिरा साहनी मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि असाधारण परिस्थितियों यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस सीमा को पार किया जा सकता है। बिल्कुल, बशर्ते राज्य के पास ऐसा करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा हो। जी, और 2023 का सर्वेक्षण सरकार को वही वैज्ञानिक और सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है। सही है। ये सिद्ध करता है कि एक विशाल आबादी अभी भी मुख्य धारा के विकास से वंचित है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संवैधानिक विश्लेषण है। अब आरक्षण की इस परिचर्चा से ध्यान हटाकर हम सामाजिक न्याय के एक और अपरिहार्य स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। जी, जो कि है जेंडर जस्टिस यानी महिला न्याय। बिल्कुल। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार शुरुआती राज्यों में से एक रहा है। देखिए, इस नीति का जो डोमिनो इफेक्ट हुआ है वो अद्भुत है। और इससे ग्रासरूट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी जमीनी स्तर पर राजनीतिक सशक्तिकरण संभव हुआ है और ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व का उदय एक सशक्त यथार्थ बन गया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू है। जी, इसका मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी विभागों में महिलाओं की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। सही कहा। जब महिलाएं निर्णय लेने वाले पदों पर आसीन होती हैं, तो प्रशासनिक नीतियां स्वतः ही अधिक समावेशी हो जाती हैं। और ये सशक्तिकरण बिना एजुकेशनल जस्टिस के अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। एक संकाय सदस्य के रूप में मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ कि शैक्षिक समानता ही सामाजिक गतिशीलता का सबसे प्रभावी उपकरण है। जी, इसी दिशा में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और माइनॉरिटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य उच्च शिक्षा में इन वर्गों का एनरोलमेंट बढ़ाना और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम करना है। देखिए, शैक्षिक न्याय के इस बिंदु को और गहराई से समझते हैं। केवल छात्रवृत्ति देना पर्याप्त नहीं है। सही बात है। राज्य के विभिन्न कल्याणकारी विभागों द्वारा हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स का विशाल नेटवर्क का प्रबंधन किया जा रहा है। जी, इसका तंत्र कैसे काम करता है ये समझना छात्रों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए स्कूल तक की दूरी और रहने का खर्च सबसे बड़ी बाधा होती है। जब राज्य आवासीय विद्यालय प्रदान करता है तो वो न केवल शिक्षा मुफ्त करता है बल्कि आवास और पोषण का खर्च भी उठाता है। सही कहा आपने। इससे एजुकेशनल इनइक्वालिटी को पाटने में एक बड़ी संरचनात्मक सफलता मिलती है। जी। और शिक्षा से सीधा संबंध इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक सशक्तिकरण का है। बिल्कुल। यदि हम आर्थिक न्याय की दिशा में लक्षित कल्याणकारी नीतियों या टारगेटेड वेलफेयर का विश्लेषण करें तो राज्य सरकार का फोकस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स पर है। इसमें सब्सिडाइज्ड लोन्स प्रदान करना, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाना शामिल है। जी, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एसएचजी इंटीग्रेशन जैसे कदम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जीविका मॉडल इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे छात्रों को अपने मेंस के उत्तरों में अवश्य उद्धृत करना चाहिए। सही कहा। और यहाँ हमें जनसांख्यिकी डेटा को फिर से नीतियों से जोड़ना होगा। जी, जैसा कि हमने देखा ईबीसी की आबादी 36.01% है। तो इसलिए बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षित श्रेणी है। बिल्कुल।
इस वर्ग के लिए हॉस्टल विस्तार, छात्रवृत्ति और कोचिंग सपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। जी, इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% है। और इनके लिए शिक्षा संवर्धन के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि राज्य की इस बड़ी आबादी को आर्थिक मुख्यधारा में लाया जा सके। लेकिन विद्यार्थियों, एक विश्लेषणात्मक प्रशासक के रूप में आपको केवल सकारात्मक पक्ष ही नहीं देखना है। जी, नीतियों और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझना भी आवश्यक है। 2023 सर्वेक्षण के आधार पर पॉवर्टी डेटा और सामाजिक असमानता के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चिंताजनक हैं। बहुत चिंताजनक है। आधिकारिक डेटा के अनुसार राज्य में 34.13% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। जी। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 63.76% परिवार प्रति माह 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर आर्थिक चुनौती है। बिल्कुल। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से राज्य में जो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी मौजूद है, उसे दूर करने के लिए अभी बहुत काम करना है। जी, इन चुनौतियों से निपटने के लिए और लीकेज को रोकने के लिए वर्तमान शासन मॉडल यानी गवर्नेंस मॉडल पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल, डिजिटल वेलफेयर डिलीवरी के माध्यम से सरकार पेंशन, छात्रवृत्ति और पीडीएस का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचा रही है। मैं इस बिंदु पर एक विश्लेषणात्मक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी, बताइए। विद्यार्थियों, आप विचार करें, इन मजबूत नीतियों और पारदर्शी डीबीटी मॉडल के बावजूद वे कौन सी प्रमुख सामाजिक न्याय चुनौतियां हैं जो अभी भी राज्य में बनी हुई हैं? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। क्योंकि यदि नीतियां पूर्णतः सफल होती तो 63% से अधिक आबादी 10,000 रुपए प्रति माह से कम आय के दुष्चक्र में नहीं फंसी होती। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों को अपने मेंस के विश्लेषणात्मक खंड में देना होगा। जी। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पिछड़े वर्गों में उच्च गरीबी नहीं हो रही है। सही कहा। दूसरी चुनौती है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। आधारभूत साक्षरता बड़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा में हाशिए के वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है। तीसरी चुनौती है लैंडलेसनेस यानी भूमिहीनता और इनफॉर्मल लेबर डिपेंडेंस। जी, जब तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करेगा, स्थायी सशक्तिकरण संभव नहीं है। और अंततः फीमेल लिटरेसी गैप एक ऐसी खाई है जिसे पाटे बिना लैंगिक न्याय अधूरा रहेगा। बिल्कुल। तो अब हम इस लेक्चर के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, एलीट बीपीएससी मेंस एनालिसिस। इस पूरे डेटा और नीतिगत ढांचे का हम परीक्षा के लिए किस प्रकार उपयोग करेंगे? जी, छात्रों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस नीतिगत बदलाव के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, तो आपको 2 मुख्य बिंदु लिखने हैं। बिल्कुल। पहला है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। अब राज्य के पास अपनी आबादी का सटीक प्रोफाइल है। और दूसरा है हाशिए के समूहों का अधिक समावेशन, जिसने शासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ किया है। जी, और यदि प्रश्न क्रिटिकल इश्यूज की मांग करता है तो छात्रों को 3 मुख्य चुनौतियां स्पष्ट करनी होंगी। सही। पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, यानी 50% आरक्षण सीमा बनाम 75% का नया कानून। दूसरी है इकोनॉमिक चैलेंज, राज्य के सीमित संसाधनों पर कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ता दबाव। जी, और तीसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, वास्तविक लाभार्थियों की सटीक पहचान करना और डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करना। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? एक अच्छे प्रशासक को हमेशा समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। जी, आगे की राह में हमें 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला, स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट। बिल्कुल, कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी, ताकि भ्रष्टाचार को शून्य किया जा सके। और तीसरा है आवधिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों की आवश्यकता, यानी नीड फॉर पीरियोडिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस। जी, ताकि ये मापा जा सके कि आरक्षण का लाभ वास्तव में लक्षित समूहों तक पहुंच रहा है या नहीं। बिल्कुल। विद्यार्थियों, अब समय है अभ्यास का। कृपया अपनी नोटबुक में अनएक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चंस को नोट करें।
पहला प्रश्न है, बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 का राज्य की आरक्षण नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। जी। और दूसरा प्रश्न है, डेटा संचालित प्रशासन राज्य में समावेशी विकास को मजबूत करता है। बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। इन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको 2023 के सर्वेक्षण के उद्देश्य, 75% आरक्षण और डीबीटी जैसे तंत्रों को शामिल करना है। बिल्कुल। और निष्कर्ष में वे फॉरवर्ड के बिंदुओं को समाहित करना है। बेहतरीन। अब लेक्चर को समाप्त करने से पहले आइए प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। जी। छात्रों, इन की फैक्ट्स को तेजी से दोहराएं। जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी होने की तिथि 2 अक्टूबर 2023। राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग ईबीसी जो 36.01% है। जी। राज्य में कुल आरक्षण की नई सीमा 75%। और पंचायत में महिला आरक्षण 50%। और राज्य सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण 35%। बिल्कुल। ये त्वरित पुनरीक्षण आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। जी। छात्रों को यह समझना चाहिए कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये बिहार की भावी प्रशासनिक संरचना का ब्लूप्रिंट है। सत्य है। आज के इस लेक्चर में हमने बिहार के सामाजिक न्याय और आरक्षण सुधारों का विस्तार से विश्लेषण किया। मैं भी छात्रों को यही सलाह दूंगा कि वे परीक्षा से पहले इन सभी आधिकारिक आंकड़ों को अच्छी तरह से दोहराएं। बिल्कुल। सभी ऑफिशियल फिगर्स को रिवाइज दीज की पॉइंट्स करना बहुत आवश्यक है। जी हाँ। सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं ये घोषणा करना चाहूंगी कि बिहार मैटर्स की ये मास्टर क्लास सीरीज अगले सत्र में भी जारी रहेगी। अगले सत्र में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। Thank you for attending today's lecture. This is Bihar Matters, signing off. Keep studying and stay focused.